चुका है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत आगे जाओगे। हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो गड़बड़ है, और नहीं हुआ तो अब होने मत दो, ठीक है? अब होने मत दो, ठीक है? एक तक आप लोग सवाल लगा, एक सवाल कीजिए। अच्छा, एक चीज और है कि जैसे कन्वर्जेंस, मैं कह रहा हूँ ना, जब आप सीरीज में पढ़ोगे, ठीक है? ठीक, जैसे मान, अच्छा चलो छोड़ो, अच्छा करता हूँ आगे, सवाल पूछ लेता हूँ, तुम लोग घबराने लगते हो, ठीक है? तो लास्ट टाइम पे हम लोग क्या बातचीत कर रहे थे, कि अगर एक रिजल्ट कर रहे थे, रिजल्ट की अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो इम्प्लाई होगा कि वो बाउंडेड सीक्वेंस है, बाउंडेड सीक्वेंस है। यानी मतलब इसका मतलब समझते हो ना कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है? यानी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो वो बाउंडेड होगी, ये प्रूव्ड रिजल्ट है, आपके कॉपी में प्रूव्ड होगा, पार्ट वन के नोट्स में। फिर क्या होता है कि इज द कन्वर्स ट्रू, ऐसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इज द कन्वर्स ट्रू, ठीक है? क्या कन्वर्स सही है? तो नहीं है, मतलब बाउंडेड सीक्वेंस नीड नॉट इम्प्लाई कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कि जरूरी नहीं है कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या हो, कन्वर्जेंट। तो उसके लिए आप काउंटर एग्जाम्पल दिए थे, एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल क्या था आपका? ए एन इक्वल टू माइनस एक पे पावर एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ये जो सीक्वेंस थी, ये बाउंडेड तो है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है? फिर आपसे पूछा गया था कि ठीक है, कन्वर्स सही नहीं है, कन्वर्स सही नहीं है, तो कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए, अंडर सर्टेन कंडीशन, ठीक, अंडर सर्टेन कंडीशन, या अंडर व्हाट कंडीशन, अंडर व्हाट कंडीशन कन्वर्स, कन्वर्स मतलब इधर से, ठीक है? कन्वर्स विल बिकम या बिकम्स ट्रू, ठीक है? ठीक है, डायरेक्टली बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होती है, लेकिन कुछ अगर बाउंडेड सीक्वेंस पे एडिशनल कंडीशन डाल दिया जाए, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए, कुछ और कंडीशन इंपोज कर दिया जाए, तो क्या वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी? तो पता चला था वो कंडीशन क्या थी? मोनोटोनिक, मोनोटोनिक। अगर बाउंडेड सीक्वेंस आपकी मोनोटोनिक भी हो जाए, ठीक है, मोनोटोनिक भी हो जाए, बाउंडेड तो थी, अगर मोनोटोनिक भी हो जाए तो वो कन्वर्जेंट हो जाती है, ठीक है? तो कंडीशन वो क्या था? मोनोटोनिक। तो अगर बाउंडेड प्लस मोनोटोनिक सीक्वेंस है, सीक्वेंस, तो इम्प्लाई कर देगा कि वो कन्वर्जेंट भी हो जाएगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। यहां तक लास्ट टर्म पे बातचीत हुई थी, ठीक है? कि अगर बाउंडेड सीक्वेंस है, उस पे कंडीशन आ जाए कि वो मोनोटोनिक हो जाए, तो वो कन्वर्जेंट भी हो जाएगी। आप इसी तरह से इसको समझिएगा तो रिजल्ट रिजल्ट आपके दिमाग में लॉन्ग टाइम तक रहेगा, अदरवाइज भूल जाओगे। ठीक है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो बाउंडेड हमेशा होगा, कन्वर्स सही नहीं है, ये काउंटर एग्जाम्पल हो गया, ठीक है? फिर ये देखा जाता है कि कुछ कंडीशन लगा दिया जाए बाउंडेड सीक्वेंस पे, तो क्या कन्वर्स इंप्लाई हो जाएगा कि बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगी? तो वो कंडीशन निकल के आया कि अगर बाउंडेड सीक्वेंस मोनोटोनिक भी हो जाए, बाउंडेड सीक्वेंस मोनोटोनिक भी हो जाए, तो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस बन जाएगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस बन जाएगी। इसी को याद करो, इसी रिजल्ट को आपको पार्ट वन में लिखवाया गया था, ठीक है? और ये बहुत फेमस रिजल्ट है, कि किसी को नाम याद है इसका? ठीक है, इसका सर्टेन नाम होता था मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, ठीक है? इसका नाम भी मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। इसका स्टेटमेंट क्या था? कि लेट
ए एन बी ए मोनोटोनिक सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस, लेट ए एन बी ए मोनोटोनिक सीक्वेंस। ए एन क्या है आपकी मोनोटोनिक सीक्वेंस। जब आप कह रहे हो मोनोटोनिक सीक्वेंस तो आइदर इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा। मोनोटोनिक में दो बातें होती है ना, या तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा या तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, ठीक है। तो अगर ए एन मोनोटोनिक सीक्वेंस है देन ए एन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ए एन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ए एन इज कन्वर्जेंट। आप बताओ मोनोटोनिक न भी होता, अगर मोनोटोनिक न भी होता तो कन्वर्जेंट इंप्लाई कर देता है बाउंडेड। ये तो इन जनरल सही है कि मोनोटोनिक न भी होता, कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो वैसे भी बाउंडेड होती है, ठीक है। तो ए एन इज कन्वर्जेंट इंप्लाइड ए एन इज बाउंडेड, ए एन इज बाउंडेड। यहां क्या फायदा होगा, मोनोटोनिक का फायदा क्या उठाओगे कि कन्वर्स भी सही हो जाएगा, देखिए, ठीक है। ए एन इज बाउंडेड सीक्वेंस, कन्वर्स इफ एंड ओनली रिजल्ट बन जाएगा। अगर ए एन आपका मोनोटोनिक सीक्वेंस हो जाएगा, कन्वर्जेंट इंप्लाइज बाउंडेड तो इन जनरल होता ही है, इधर से भी सही हो जाएगा क्योंकि आपने सीक्वेंस क्या ले रखा है, मोनोटोनिक। तो अगर बाउंडेड सीक्वेंस है और मोनोटोनिक है तो वो कन्वर्जेंट भी हो जाएगा। तो इसका मतलब आप इस रिजल्ट से कंक्लूड क्या कर रहे हो कि मोनोटोनिक सीक्वेंस अगर है, अगर आपकी सीक्वेंस मोनोटोनिक सीक्वेंस है तो कन्वर्जेंस और बाउंडेड में कोई अंतर नहीं है। जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी वो बाउंडेड होगी, जो सीक्वेंस बाउंडेड होगी वो कन्वर्जेंट होगी। अगर मोनोटोनिक सीक्वेंस है और उसका कन्वर्जेंस चेक करना है तो आप क्या चेक करोगे, वो सीक्वेंस बाउंडेड है कि नहीं, ठीक है, वो सीक्वेंस बाउंडेड है कि नहीं। अगर वो बाउंडेड हो जाएगी तो कन्वर्जेंट हो जाएगी क्योंकि इफ एंड ओनली हो गया, कन्वर्जेंट बाउंडेड से कैरेक्टराइज हो गया। मतलब कन्वर्जेंट होगा तो बाउंडेड होगा, बाउंडेड होगा तो कन्वर्जेंट होगा, मींस अगर बाउंडेड नहीं होगा तो कन्वर्जेंट भी नहीं होगा। फायदा क्या मिलेगा, इसका एडवांटेज क्या होगा कि अगर आपकी सीक्वेंस पता चल जाए कि मोनोटोनिक सीक्वेंस है तो कन्वर्जेंट चेक करने के लिए आप क्या चेक कर लोगे, बाउंडेड। अगर वो बाउंडेड हो गई तो कन्वर्जेंट भी हो जाएगी। दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस रिजल्ट, ठीक है। अगर मोनोटोनिक सीक्वेंस है तो कन्वर्जेंट चेक करने के लिए आप क्या चेक कर लोगे कि सीक्वेंस आपकी बाउंडेड है कि नहीं। अगर वो बाउंडेड हो गई तो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट, ठीक। तो यही जो रिजल्ट है इसी को बोला जाता है मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। ये प्रूव्ड है आपके कॉपी में। इसको थोड़ा और खोल के जब लिखोगे, मोर ओवर, आप लोग पढ़ते नहीं, अगर नोट्स पढ़ो तो सब बातें आपको याद आएंगी, ठीक है। यानी यही रिजल्ट है मोर ओवर। मोर ओवर का मतलब इसी को थोड़ा और खोल के लिखा जा रहा है, ठीक है। मोर ओवर दो चीजें लिखवाई गई थी अगर याद हो, ठीक है। एंड इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मैं ज्यादा मोनोटोनिक यूज नहीं करता हूँ, ठीक है। इंक्रीजिंग मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एक ही आपके कॉपी में लिखा गया है, ठीक है। तो एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेंट, ए एन इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज, क्या लिखोगे इसके बाद। अब की बार आप क्या कह रहे हो कि आपकी भाई मोनोटोनिक सीक्वेंस है तो दो तरह की हो सकती है। अगर मोनोटोनिक सीक्वेंस है तो दो तरह की हो सकती है, एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग। तो पहला केस इंक्रीजिंग वाला आप देखने जा रहे हो कि इंक्रीजिंग के केस में क्या होगा। तो अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो कन्वर्जेंट कब होगी, इफ एंड ओनली इट इज, क्या लिखोगे, क्योंकि हाँ, क्योंकि आपके कॉपी में नोट में लिखवाया हूं मैं कि मोनोटोनिक अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो हमेशा वो नीचे से बाउंडेड होती है, बाउंडेड बिलो होती है ना। अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो हमेशा वो बाउंडेड बिलो होती है। और बाउंडेड होने के लिए क्या चाहिए, बाउंडेड बिलो भी हो, बाउंडेड एबव भी हो। इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो बाउंडेड बिलो ऑलरेडी है, ठीक है, बाउंडेड बिलो। इंक्रीजिंग का मतलब क्या, ए वन लेस आर इक्वल टू ए टू, बढ़ता जाएगा ऐसे। ए थ्री याद करो, ये सब आपके कॉपी में नोट में लिखवाया हूं। तो जो मोनो अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो वो बाउंडेड बिलो तो होगी ही होगी, बाउंडेड बिलो होगी ही होगी, ठीक है। अब किससे बाउंडेड बिलो होगी, इस ए वन से, इस ए वन से बाउंडेड बिलो होगी। और बाउंडेड के लिए क्या चाहिए, बाउंडेड बिलो भी चाहिए, बाउंडेड एबव भी चाहिए। इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो बाउंडेड बिलो ऑलरेडी होगा, तो बचा क्या फिर, बाउंडेड एबव, ठीक है, बाउंडेड एबव। तो आपका कंडीशन थोड़ा रिड्यूस हो गया। अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो बस इतना चेक कर लो कि वो बाउंडेड एबव है कि नहीं, क्योंकि बाउंडेड बिलो ऑलरेडी होगा, क्योंकि बाउंडेड बिलो ऑलरेडी होगा। तो इट इज बाउंडेड एबव, इट इज बाउंडेड एबव, इट इज बाउंडेड एबव।
तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और उसका कन्वर्जेंस चेक करना है। अगर आपकी जो सीक्वेंस है वो दिख गई कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, उसका कन्वर्जेंस चेक करना है, तो आप केवल क्या चेक करोगे, बस ये चेक करोगे कि वो ऊपर से बाउंडेड है कि नहीं, बाउंडेड एबव है कि नहीं, बस उतने से काम हो जाएगा। बाउंडेड एबव हो गई इंक्रीजिंग सीक्वेंस तो कन्वर्जेंट होगी। अच्छा, अगर कन्वर्जेंट है तो कहाँ कन्वर्ज करती है, किसी को याद है? हाँ, लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। इन दिस केस, इन दिस केस जो आपकी सीक्वेंस एन है वो कहाँ कन्वर्ज करेगी, सीक्वेंस एन कन्वर्जेस टू लीस्ट अपर बाउंड। और लीस्ट अपर बाउंड किसका, रेंज सेट ऑफ द सीक्वेंस। जिनको फिर से एग्जाम देना है उनके लिए बहुत फायदेमंद सब है ये रिजल्ट, इसके प्रूफ आज ही जाके घर पे पढ़ो, ठीक है। लिस्ट अपर बाउंड ऑफ रेंज सेट ऑफ द सीक्वेंस एन। हर सीक्वेंस का एक रेंज सेट होता है, किसी को याद है रेंज सेट क्या होता था? इक्वल टू, इसी को क्या लिख सकते हो, लिस्ट अपर बाउंड। और रेंज सेट को ऐसे लिखते हो, सारे टर्म को इकट्ठा कर लेते हो, एन, एन बिलोंग्स टू एन, यही आपका रेंज सेट कहलाता है, ठीक है। तो जो इसका लीस्ट अपर बाउंड होगा, एन सीक्वेंस इस सेट के लीस्ट अपर बाउंड पे कन्वर्ज करेगी। फिर से मैं बता रहा हूं, अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो कन्वर्जेंट चेक करने के लिए क्या चेक करोगे, केवल वो बाउंडेड एबव हो जाए। अगर बाउंडेड एबव हो गई तो कन्वर्जेंट होगी पक्का, ठीक है। और कहाँ कन्वर्ज करेगी, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द रेंज सेट, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ द रेंज सेट। रेंज सेट कैसे निकालते हो, सीक्वेंस के जितने टर्म है उनको इकट्ठा कर लो, उनको इकट्ठा कर लो, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि आपका जेन्युइन क्वेश्चन होना चाहिए, क्या सर इस सेट का लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? आप कह रहे हो कि A1 इसके लिस्ट अपर बाउंड पे कन्वर्ज करेगा, तो पहले तो एग्जिस्टेंस पे सवाल होना चाहिए कि इस सेट का लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो अगर आप कह रहे हो कि आपकी सीक्वेंस इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, अगर आपकी सीक्वेंस इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो बाउंडेड बिलो तो ऑलरेडी है, बाउंडेड बिलो तो ऑलरेडी है, और साथ साथ कन्वर्जन के लिए कंडीशन ये भी है, तो प्लस बाउंडेड एबव भी हो गई, बाउंडेड एबव भी हो गई। और अगर दोनों हो गई तो आपकी सीक्वेंस क्या हो जाएगी, बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस होगी कि नहीं होगी? क्योंकि इंक्रीजिंग है तो बाउंडेड बिलो ऑलरेडी है, और ये रिजल्ट कह रहा है कि कन्वर्जेंट की शर्त है कि बाउंडेड एबव भी होगी, इसका मतलब दोनों हो रहा होगा, बाउंडेड बिलो ऑलरेडी है और बाउंडेड एबव इस रिजल्ट से, ठीक है। तो दोनों जब साथ साथ हो जाएगा तो आपकी सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगी। और जब बाउंडेड सीक्वेंस कह रहे होगे तो जो सीक्वेंस के सारे टर्म होंगे वो बाउंडेड, जो सीक्वेंस के टर्म होंगे, ठीक है, वो 2 नंबर के बीच में होंगे ना, ठीक है। फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, सारे सीक्वेंस के टर्म। तो जो इसका रेंज सेट आएगा एन, एन बिलोंग्स टू एन, वो भी क्या हो जाएगा, बाउंडेड सेट, बाउंडेड सेट हो जाएगा ना, बाउंडेड सेट, ठीक है। अब अगर बाउंडेड सेट है, आप याद करो जीएलबी प्रॉपर्टी ऑफ आर, ठीक है। जीएलबी प्रॉपर्टी ऑफ आर कितने लोगों को याद है? जीएलबी प्रॉपर्टी ऑफ आर मोस्ट, मैं बोल रहा हूं ना, आधार ऑफ द एनालिसिस, जीएलबी प्रॉपर्टी ऑफ आर एंड एलयूबी प्रॉपर्टी ऑफ आर। तो ये एलयूबी प्रॉपर्टी, जीएलबी प्रॉपर्टी आपको फर्स्ट 10 सेकंड में याद होना चाहिए। तो जीएलबी एलयूबी, अच्छा यहाँ एलयूबी प्रॉपर्टी की जरूरत है, एलयूबी प्रॉपर्टी ऑफ आर क्या कहती है, एलयूबी प्रॉपर्टी ऑफ आर का स्टेटमेंट सिर्फ हमको बताओ, एलयूबी प्रॉपर्टी ऑफ आर क्या था? एलयूबी प्रॉपर्टी ऑफ आर क्या कहता है, एवरी नॉन इम्पटी बाउंडेड एबव, बाउंडेड एबव सबसेट ऑफ आर, एवरी नॉन इम्पटी बाउंडेड एबव सबसेट ऑफ आर हैज द लीस्ट अपर बाउंड। अगर यही न हो ना रियल एनालिसिस के पास, तो रियल एनालिसिस नामक विषय पैदा ही नहीं होती। मैं बार बार कहता हूं, इसी वजह से तुमको दुख और तकलीफ है, यही प्रॉपर्टी आर के पास है एक्स्ट्रा, जिसको कंप्लीटनेस एक्जियम भी बोलते हैं, कंप्लीटनेस एक्जियम। जीएलबी प्रॉपर्टी, एलयूबी प्रॉपर्टी मिला के एक नाम दिया जाता है कंप्लीटनेस एक्जियम। तो एलयूबी प्रॉपर्टी क्या कहता है कि कोई भी नॉन इम्पटी बाउंडेड एबव सबसेट लोगे आर का, तो उसके पास क्या होगा, लिस्ट अपर बाउंड। तो जो आपका ये जो सेट है, ठीक है, एन, जो रेंज सेट है, रेंज सेट एन, एन बिलोंग्स टू एन, जब सीक्वेंस आपके पास है तो ये नॉन इम्पटी होगा ही होगा, तय बात है भाई, सीक्वेंस है तो उसके टर्म होंगे और उन्हीं टर्म को इकट्ठा कर रहे हो, इसका मतलब इसमें एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे, तो ये नॉन इम्पटी होगा ही होगा। साथ साथ आप कह रहे हो कि ये बाउंडेड भी है, बाउंडेड है, ठीक है, ये बाउंडेड है ना, ये आपका बाउंडेड भी है।
तो बाउंडेड है तो बाउंडेड एबव भी होगा, ठीक है। तो नॉन एम्प्टी सेट हो गया एंड बाउंडेड एबव भी हो गया, बाउंडेड एबव भी हो गया, ठीक है। तो अगर रेंज सेट नॉन एम्प्टी हो गया, बाउंडेड एबव हो गया, तो एलयूवी प्रॉपर्टी से इसके पास क्या आ जाएगा, लीस्ट अपर बाउंड आ जाएगा। नहीं, ये नॉन एम्प्टी सेट भी हो गया और बाउंडेड एबव भी है। और कोई भी आर का नॉन एम्प्टी सबसेट जो बाउंडेड एबव होगा उसके पास लीस्ट अपर बाउंड होगा। इसका मतलब गारंटी है कि इसका लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। इस रेंज सेट का लीस्ट अपर बाउंड हमेशा एग्जिस्ट करेगा, इस कंडीशन में एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट, ठीक है। तो अगर आपको कोई पूछे कि ठीक है आप एन सीक्वेंस एलयूबी ऑफ रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस पे कन्वर्ज कर रही है, लेकिन गारंटी कैसे कहोगे कि एलयूबी एग्जिस्ट ही कर रहा होगा, तो आपको ये सारी बात समझानी होगी, ठीक है, सारी बात समझानी होगी। क्यों? क्योंकि आपकी सीक्वेंस इंक्रीजिंग है तो बाउंडेड बिलो भी है। साथ साथ कन्वर्जन के लिए कंडीशन क्या है कि बाउंडेड एबव हो। इसका मतलब जो सीक्वेंस है सीक्वेंस का हर टर्म 2 नंबर के बीच में आ जाएगा, ठीक है। और सीक्वेंस के ही सारे टर्म को जब इकट्ठा करते हो तो रेंज सेट बनता है, जिसको RANGEAN लिखते हो। अब इसका हर एलिमेंट जब इन 2 नंबर से इस नंबर से लेस आर इक्वल है और इससे ग्रेटर आर इक्वल है, इसका मतलब ये सेट क्या हो गया, बाउंडेड सेट, बाउंडेड सेट हो गया, बाउंडेड सेट इन आर, बाउंडेड सेट इन आर। और साथ साथ अगर सीक्वेंस कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि इम्पिटी हो जाएगा। अगर सीक्वेंस का रेंज सेट है तो इसमें एलिमेंट आएंगे ही आएंगे, A1 A2 A3 सारे तो आएंगे ही, ठीक है। तो ये नॉन इम्पिटी बाउंडेड सेट हो गया। और बाउंड आपके पास एक्स्ट्रा है, बाउंडेड भी है, लेकिन आपको कितना चाहिए, नॉन इम्पिटी और बीइंग बाउंडेड या बाउंडेड एबव भी होगा। तो नॉन इम्पिटी बाउंडेड एबव होने की वजह से इसका लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा और जो सीक्वेंस होगी उसी लिस्ट अपर बाउंड पे कन्वर्ज करेगी, ठीक, लिस्ट अपर बाउंड पे कन्वर्ज करेगी। दूसरा केस क्या बनेगा, थोड़ा इसको नीचे करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। दूसरे केस में आप डिक्रीजिंग लोगे, अगर मोनोटोनिक है तो 2 ही हो गया, तो इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा। तो ए डिक्रीजिंग सीक्वेंस ए डिक्रीजिंग सीक्वेंस ए डिक्रीजिंग सीक्वेंस अब इसके आगे नहीं लिख रहा हूं, नीचे लिख दे रहा हूं, आप लोग आगे लिखते रहिएगा। ए डिक्रीजिंग सीक्वेंस एन इज कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ ए डिक्रीजिंग सीक्वेंस एन इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ, क्या लिखोगे वहां पे, क्योंकि आपकी सीक्वेंस डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। डिक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब क्या है, लगातार घट रहा होगा, लगातार घट रहा होगा। इसका मतलब ये सीक्वेंस जो आपकी है ये क्या होगी, अगर लगातार घट रहा है तो ये बाउंडेड एबव तो है ना, ठीक है, बाउंडेड एबव है। और बाउंडेड के लिए क्या चाहिए केवल, अब बाउंडेड बिलो। तो अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो ऑलरेडी वो बाउंडेड एबव होगा। बाउंडेड के लिए बस कितना और चाहिए कि वो बाउंडेड क्या हो जाए, बिलो, ठीक है। इट इज बाउंडेड बिलो, इट इज बाउंडेड बिलो। तो अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और उसको कन्वर्जेंट दिखाना है तो बस दिखाना आपको क्या होगा कि वो बाउंडेड बिलो हो जाए, ठीक है, बाउंडेड बिलो हो जाए। इन दिस केस, इन दिस केस इस केस में जो सीक्वेंस एन है आपकी वो कहां कन्वर्ज करेगी, जब आप कह रहे हो कि बाउंडेड बिलो, इसका मतलब रेंज सेट के ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे, जिसको लोग इन्फिमम भी बोलते हैं, इन्फिमम, ठीक है। तो GLB ऑफ रेंज सेट ऑफ द सीक्वेंस एन, ऑफ द सीक्वेंस एन, और इसी को इक्वल टू लिख दो। इक्वल टू मतलब ये चीज जो लिखे हो, ये आप जो लिखे हो इक्वल टू GLB, और रेंज सेट आप ऐसे लिखते हो एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है।
तो अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो कन्वर्जेंट दिखाने के लिए केवल और केवल क्या दिखा दोगे, इफ एंड ओनली इफ, कि वो बाउंडेड एबव हो जाए। और उस केस में आपकी सीक्वेंस की लिमिट भी पता चल जाएगी, कहाँ कन्वर्ज करेगी, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ द रेंज सेट। और अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो कन्वर्जेंट दिखाने के लिए क्या दिखाओगे, वो सीक्वेंस बाउंडेड बिलो हो जाए। और जब बाउंडेड बिलो हो जाएगी तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, कहाँ कन्वर्ज करेगी ये भी आपको पता है, यानी सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी ये भी आपको पता है, रेंज सेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, रेंज सेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, तो इस रिजल्ट को एक बार पढ़ो। ठीक है, अगर फिर आपसे कोई पूछे कि जीएलबी एग्जिस्ट करेगा इसकी गारंटी दो, तो फिर आप उतना ही समझाओगे जितना वहां समझाए थे। ठीक है, क्योंकि डिक्रीजिंग है तो बाउंडेड एबव होगा, और यहां से बाउंडेड बिलो ही है, तो आपका रेंज सेट क्या हो जाएगा, बाउंडेड। ठीक है, बाउंडेड सेट हो जाएगा। और चूंकि अगर सीक्वेंस का रेंज सेट है तो हमेशा नॉन इम्पिटी होगा, तो नॉन इम्पिटी बाउंडेड सेट है। अगर नॉन इम्पिटी बाउंडेड सेट है तो नॉन इम्पिटी बाउंडेड बिलो भी होगा। ठीक है, नॉन इम्पिटी बाउंडेड बिलो भी होगा। और आपकी जीएलबी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एवरी नॉन इम्पिटी बाउंडेड बिलो सबसेट ऑफ आर हैज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो जीएलबी एग्जिस्ट करेगा उसकी गारंटी जीएलबी प्रॉपर्टी देता है। ठीक है, तो इसके प्रूफ में नहीं जाना है। लेकिन एक चीज जान लो, ये जितना अब तक सीक्वेंस में रिजल्ट बताया गया है, सीरीज में सबसे ज्यादा यही रिजल्ट यूज होगा। इसको आप स्टार बना लो, जहां भी आपका मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम लिखे हो। ठीक है, सबसे ज्यादा यही रिजल्ट यूज होगा। ठीक है, सीरीज पढ़ते समय। इसको रिजल्ट को एक बार पढ़ो, अगर कुछ ना समझ में आए तो पूछो। ठीक है, क्योंकि यही चीज जब मैं बार बार यूज करूंगा तो वहां नहीं बताऊंगा आपको, मैं डायरेक्ट यूज कर लूंगा। सीधी सी बात, ये दो बातें जो लास्ट की लिखवाई गई हैं वो आपको पता होनी चाहिए, कि अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो कन्वर्जेंट होगा इफ एंड ओनली इट इज बाउंडेड एबव। और कहाँ कन्वर्ज करेगा, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ द रेंज सेट। अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो कन्वर्जेंट तब होगा, तब और तभी होगा जब वो बाउंडेड बिलो होगा। और कहाँ कन्वर्ज करेगा, उसकी लिमिट क्या होगी, जीएलबी ऑफ द रेंज सेट, जीएलबी ऑफ द रेंज सेट। सब साफ साफ आपके कॉपी में लिखा गया। ठीक, तो अगर ये सब ठीक, अब एक ब्रैकेट बनाओ ऐसे रेक्टेंगल। इस सबका प्रूफ आपके कॉपी में ऑलरेडी, आप लोग सोच रहे हो इस साल क्यों नहीं प्रूफ करवा रहे हैं, इस साल प्रूफ करवाओगे तो यही करते रह जाओगे। इस साल आपका मेन टॉपिक सीरीज है, ये सब जिनको प्रूफ देखना हो पिछले नोट्स में देखे, सब करवाया गया है। ठीक है, तो इस बॉक्स के अंदर लिखो कि अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, में ज्यादातर इंक्रीजिंग शब्द यूज करता हूं। इंक्रीजिंग मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एक ही बात है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और प्लस बाउंडेड एबव भी है, बाउंडेड एबव भी है, तो क्या इंप्लाई होगा, ऊपर से आप कंक्लूड करो, ऊपर से जितना पढ़ने के बाद क्या करूँ, अगर कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो जा रही है और साथ साथ वो बाउंडेड एबव भी है, तो पहला वाला क्या कहता है, पहले वाले के हिसाब से क्या हो जाएगा, इस सीक्वेंस आपकी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो आप आगे ये चीज बहुत यूज करोगे, चेक करोगे कि आपकी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, आप चेक करोगे कि आपकी सीक्वेंस, पहले दिखाओगे कि आपकी सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, फिर दिखाओगे आपकी सीक्वेंस बाउंडेड एबव है। तुरंत नेक्स्ट इंप्लीकेशन क्या लिख दोगे, जो ही ये दिखा दोगे कि वो इंक्रीजिंग है और बाउंडेड एबव है, तो नेक्स्ट इंप्लीकेशन क्या लिख दोगे, वो कन्वर्जेंट होगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। अब कहाँ कन्वर्ज करेगी ये भी आपको पता है, कहाँ कन्वर्ज करेगी, एंड कन्वर्जेस टू एलयूबी, हाँ एलयूबी ऑफ द रेंज सेट। कुछ वो मत याद रखना, तो ये ब्रैकेट वाला जरूर याद रखना, रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस एन। ठीक है, बार बार मैं यूज करूंगा, इंक्रीजिंग सीक्वेंस अगर बाउंडेड एबव हुई तो वो कन्वर्जेंट हो जाएगी, और कहाँ कन्वर्ज करेगी ये भी मैं बार बार यूज करूंगा, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ द रेंज सेट। ठीक है, दूसरा
कि अगर आपकी डिक्रीजिंग सीक्वेंस है या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, एक ही बात है। डिक्रीजिंग कहे या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग कहे तो घबराना मत, एक ही सवाल है वो। डिक्रीजिंग को ही मोनोटोनिक डिक्रीजिंग बोलते हैं। अगर आपका डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और प्लस रिजल्ट टू देखो, जो दो मोरोवर करके दूसरा लिखा गया है, अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और वो बाउंडेड बिलो हो जाए, बाउंडेड बिलो, तो क्या इंप्लाई हो जाएगा? कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट, ठीक है। कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट सीक्वेंस, तो अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और बाउंडेड बिलो हो गई तो वो कन्वर्जेंट होगी। आप देखो कि बार बार यही आएगा जब सवाल लगाओगे, वो डिक्रीजिंग भी होगा, बाउंडेड बिलो भी होगा, तो अगला इंप्लीकेशन क्या निकालोगे? कि वो कन्वर्जेंट होगा। और कन्वर्ज कहाँ करेगा? एंड कन्वर्जेस टू, सब तो ऊपर लिखा जा चुका है, जीएलबी ऑफ द रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस एन। कुछ मत याद रखना, बस अब तक जितना सीक्वेंस में पढ़ाया गया इतना ही याद रखोगे ना, तो सीरीज का कोई भी सवाल रुकेगा नहीं, ठीक है। सबसे मोस्ट अप्लीकेटिव रिजल्ट सीक्वेंस का यही है सीरीज के चैप्टर में, कि अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट होगी, और कहाँ कन्वर्ज करेगी? रेंज सेट के लिस्ट पर बाउंड पे। अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, बाउंडेड बिलो है, तो कन्वर्जेंट होगी, और कहाँ कन्वर्ज करेगी? जीएलबी ऑफ द रेंज सेट पे। यही सब बार बार यूज होगा, पूरे 2 यूनिट पढ़ोगे बार बार यही यूज होगा, यही रिजल्ट, ठीक है। तो इसको 3 3 6, अब जो मेरा लकी नंबर है उसको लगाओ 7 स्टार, ठीक है। अब ये मत कहना कि थाला फारे रीजन, ठीक है। देखिए, तो 7 नंबर को लोग थाला फारे रीजन कहते हैं। मैं एक दिन गूगल गूगल कर रहा था, थाला फारे रीजन का मतलब क्या है, कुछ निकल के आ ही नहीं रहा था, ठीक है, कुछ निकल, मतलब थाला फारे रीजन, ठीक है। मतलब धोनी को थाला बोलते हैं ना चेन्नई में, लेकिन थाला फारे रीजन का मतलब नहीं समझ में आ रहा था। मतलब जो कुछ भी हो रहा है उसका कहने का सेंस, जो मैं एक दोस्त से, जो मेरे एक दो क्रिकेटर दोस्त हैं उनसे मैं पूछा, तो यही कहना चाह रहे हैं कि जो कुछ भी इंडिया में होता है, वो अगर इंडिया जीती 35 रन से, इंडिया जीती अगर आपकी सपोज 52 रन से, तो 5+2 करके 7 दिखा बता देते हैं, ठीक है। धोनी की वजह से जीती है, ठीक है, धोनी की वजह, आजकल हर जगह यही चल रहा है। अगर इंडिया 52 रन से जीत रही थी, 5+2 करके 7 करके धोनी, तो सारा क्रेडिट इनको दे रहे हैं। तो ये समझ में आया, मतलब कुछ भी इंडियन क्रिकेट में हो रहा है तो उसको 7 से कनेक्ट करना कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बार बार मैं एक चीज यूज कर रहा हूँ, जो पुराने लोग उनको पता होगा, जो कुछ नए लोग जान लेंगे, रेंज सेट ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट, तो पहले आपको उसी को समझना चाहिए कि रेंज सेट ऑफ ए सीक्वेंस, हेडिंग डालो ऐसे, रेंज सेट ऑफ ए सीक्वेंस। रेंज सेट ऑफ ए सीक्वेंस, भाई पूरे मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम में रेंज सेट यूज हो रहा है ना, कि रेंज सेट का एलयूबी, रेंज सेट का जीएलबी, तो पहले तो आपको रेंज सेट ही समझना होगा कि रेंज सेट क्या होता है, रेंज सेट ऑफ ए सीक्वेंस। तो लेट एन बी ए सीक्वेंस इन आर, लेट एन बी ए सीक्वेंस इन आर, लेट एन बी ए सीक्वेंस इन आर, या कभी कभी लिखा रहेगा लेट एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, एक ही लैंग्वेज है, लेट एन बी ए सीक्वेंस इन आर, फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप लगा देना आप लोग। द सेट सीक्वेंस के सारे टर्म, यानी एन को इकट्ठा कर लो, जहां एन वेरी करेगा एन के ऊपर, मतलब ये बना कैसे रहे हो, इस सीक्वेंस के जितने भी टर्म है उनको एक इकट्ठा कर लो, एक सेट बना रहे हो। ये सेट है, ये सीक्वेंस में और सेट में अंतर होता है, ये सेट साफ साफ सेट लिखा भी गया है। जब सेट बनाते हो तो आप करली ब्रैकेट लिखते हो, करली ब्रैकेट, ठीक है। तो द सेट एन, एन बिलोंग्स टू एन, इज डिफाइंड एज, इसी को डिफाइन किया जाता है, इसी सेट को डिफाइंड किया जाता है, इज डिफाइंड एज द रेंज सेट
रेंज सेट ऑफ द सीक्वेंस एन, ठीक है। यानी इसी सेट को रेंज सेट डिफाइन किया जाता है सीक्वेंस एन का। वी डिनोट, इसको हम डिनोट करते हैं, इस सेट को वी डिनोट इट बाई, रेंज का रेंज लिखते हैं RANGE, रेंज, रेंज का आप रेंज लिखोगे और सीक्वेंस को बगल में लिख दोगे, रेंज ऑफ सीक्वेंस एन। तो रेंज सेट ऑफ द सीक्वेंस एन, जो इतनी बड़ी लैंग्वेज लिखे हो उसको बाय नोटेशन ऑफ सेट है, उसको कैसे दिखाओगे, रेंज ऑफ सीक्वेंस एन, मींस रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस एन। ये होगा क्या, यही सेट एन, एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है, एन बिलोंग्स टू एन। एग्जाम्पल एन, आपको तुरंत वो सातों एग्जाम्पल याद आने चाहिए। मैं बार बार कर रहा था, कोई भी कॉन्सेप्ट में बताऊंगा तो उसी सातों एग्जाम्पल के थ्रू आपको उस कॉन्सेप्ट की को वेरीफाई किया जाएगा। वो कॉन्सेप्ट उन सातों एग्जाम्पल्स पे आपको अप्लाई करना होगा। जैसे आप रेंज सेट की बात कर रहे हो तो उन सातों एग्जाम्पल में आप बताओ कि रेंज सेट क्या होगा। तो पहला एग्जाम्पल क्या था आपका, लेट ए एन इक्वल टू सी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, यही तो था, ठीक है। लेट ए एन इक्वल टू सी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, वेयर, यहाँ कामा लगा देना, वेयर सी इज ए रियल नंबर, सी इज ए फिक्स्ड रियल नंबर, यही तो था। तो इस सेट का रेंज सेट क्या होगा, आप ऐसे लिखोगे रेंज एन, ठीक है, रेंज एन। जैसे आप सेट को ए से दिखाते हो ना, वैसे पूरा समझो सेट का नोटेशन है रेंज एन, ठीक है, रेंज एन। तो क्या लिखोगे, एन, एन बिलोंग्स टू एन, यही तो डिफाइन किए हो, एन, एन बिलोंग्स टू एन। आप बताओ क्या आएगा इसमें, अरे ये क्या हो गया, हर एन के लिए एन क्या है, हर एन के लिए एन क्या है, तो आप कहोगे कि सी 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 ऐसे ही लिखोगे। लेकिन आपको सिखाया जाता है सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं किया जाता है। जब आप सेट, इसीलिए मैं कहता हूं कि सीक्वेंस को हमेशा ऐसे लिखा करो। इसमें आप ऐसे लिख सकते हो हमेशा, क्योंकि ये ऑर्डर इनफाइनाइट टपल है। और जो ही आप ऐसे लिखे सी सी सी, तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आपको सिखाया जाता है बचपन से कि सेट में अगर कोई टर्म रिपीट हो रहा है तो उसको एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। तो ये गलत है, इसको आप ये नहीं लिखोगे सी सी, क्योंकि आपका ये सेट है। तो सीधे सीधे क्या लिखोगे, सी, ठीक है, सी सिंगल्टन सेट आएगा। यानी इस सीक्वेंस का रेंज सेट सिंगल्टन सेट है, सिंगल्टन सेट जिसमें एक ही एलिमेंट आएगा सी, ठीक है। आप लोग पूछते ना क्यों छोटे ब्रैकेट से दिखा, छोटे ब्रैकेट से दिखाना आपकी मजबूरी है। जो ही आप इसको करली ब्रैकेट में सी सी, तो मीनिंगलेस हो जाएगा, क्योंकि आपको जो नॉलेज पता है उसको कैसे कंट्राडिक्ट कर सकते हो। लेकिन बहुत आदमी करते हैं, हमको समझ नहीं आता क्यों करते हैं, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल टू, एग्जाम्पल टू आपका क्या था, लेट ए एन इक्वल टू, ए एन इक्वल टू एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ये सीक्वेंस थी। तो इसका रेंज सेट क्या होगा, RANG, रेंज सेट, ये पूरा सेट के लिए लिखते हो, सेट का नोटेशन, ठीक है, रेंज सेट एन, एन बिलोंग्स टू एन। और एन क्या है आपका, एन, और एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है, एन, एन है ना, और एन बिलोंग्स टू एन। तो बताओ ये क्या आएगा, तुम ही बताओ, पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ जाएगा ना, ठीक है, पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यानी इस सीक्वेंस का जो रेंज सेट होगा वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर आ जा रहे हैं, ठीक है। अब आप पकड़ लो तुरंत थर्ड का, अपने का मुझे मत देखो, अपने कॉपी में करते रहो। थर्ड एग्जाम्पल जो आपका था, लेट ए एन इक्वल टू 1/n, 1/n फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, तो रेंज सेट ऑफ दिस सीक्वेंस क्या होगा आपका, 1/n, एन बिलोंग्स टू, अब ए एन नहीं लिखूंगा बार बार, सीधे ए एन की जगह 1/n, एन बिलोंग्स टू एन। अगर आप इसको खोल के लिखोगे तो ये क्या होगा, 1, 1/2, 1/3, 1/4,
डॉट 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 1/n, ऐसे इसमें टर्म आते जाएंगे इनफाइनाइटली में, नहीं कभी रुकेगा नहीं, ठीक है। तो ये इसका रेंज सेट होगा, ठीक है। इस सीक्वेंस का रेंज सेट ये होगा, ठीक है। फिर आ जाओ फोर्थ एग्जाम्पल में। लेट ए एन इक्वल टू -1 पे पावर n, यही तो था। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ठीक है। ए एन इक्वल टू -1 पे पावर n फॉर, इसका रेंज सेट क्या होगा? रेंज सेट ऑफ ए एन, देखो टर्म तो उसमें आएंगे बार, जब सीक्वेंस की तरह लिखोगे तो वो -1 1 -1 1 -1, ये रुकेगा नहीं। ये बहुत बड़ा माइन्यूट अंतर, बहुत लोगों से पूछा जाता है सीक्वेंस में अगर टर्म रिपीट हो रहा है तो आप बार बार लिखोगे, जब आप एज ए सीक्वेंस लिखोगे, एज ए सीक्वेंस लिखोगे तो उसको आपको इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स लिखना ही पड़ेगा। अगर इस छोटे ब्रैकेट में लिख रहे हो सीक्वेंस को खोल को, तो आपको बार बार लिखना होगा -1 -1 1 -1 1 1, और हमेशा सीक्वेंस में इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स ही आएंगे। लेकिन जब रेंज सेट की बात करोगे, जब करली ब्रैकेट में बना दोगे तो रिपीट नहीं कर सकते ना, तो क्या आएगा आपका -1 1, डबल्टन सेट, ठीक है, डबल्टन सेट जिसमें 2 एलिमेंट आएंगे, तो इसका रेंज सेट ये होगा, ठीक है। अब वैभव सोच रहा होगा कि कैसी एग्जाम्पल 4 5, तो ये सबको बताया गया है, ठीक है। एग्जाम्पल 5 क्या था, ठीक है। लेट ए एन इक्वल टू एन एच प्राइम, तुमको एग्जाम देना है, मुझे देना भी नहीं है, लेकिन मुझे याद है, ठीक है। और सुबह से लेके कौन का ओडी ओडी पता नहीं क्या क्या पढ़ा के आया हूं मैं, ठीक है, सुबह से लेके वो डिफरेंशियल ज्योमेट्री ओडी फलाना ये तुम्हारी पार्ट 1 की ज्योमेट्री भी वहां पता नहीं क्या क्या लगवा दिए हैं सब वहां पे, सब पढ़ा उढ़ा के आया हूँ, फिर भी मुझे याद है कि कौन सा एग्जाम्पल था, ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल था, ठीक है। और तुमको अभी यही नहीं याद है जो एक ही चीज पढ़ रहे हो, ठीक है। लेट ए एन इक्वल टू एन एच प्राइम, एन एच प्राइम फॉर ऑल ए एन इक्वल टू एन, तो यहां रेंज सेट क्या आएगा? रेंज सेट ऑफ ए एन क्या आएगा? आप लिखोगे ना ए एन, एन बिलोंग्स, यानी सारे टर्म को लिखोगे तो सारे टर्म क्या आएंगे? 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा, डॉट 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 ऐसे आते रहेंगे। ये भी इनफाइनाइट होगा, रुकेगा थोड़ी ना, सारे प्राइम आते रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट प्राइम, सेकंड प्राइम, थर्ड प्राइम, फोर्थ प्राइम, फिफ्थ प्राइम, सिक्स प्राइम, सेवन प्राइम, अगला वाला क्या होगा? 19, ठीक है। ऐसे सारे आएंगे, तो इसका रेंज सेट ये होगा। रिकॉर्डिंग हो रही है, नहीं पता चला। एग्जाम्पल 6, लेट ए एन इक्वल टू 10, रिमाइंडर ऑब्टेन्ड, रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 6, तो क्या आएगा इसमें? अगर आप सीक्वेंस लिखोगे तो बार बार रिपीट होके यही आएगा, 1 2 3 4 5 0, फिर 1 2 3 4 5 0। जब आप ऐसे आर्डर इनफाइनाइट टपल के रूप में लिखोगे, सीक्वेंस के रूप में, तो हमेशा आपको पूरा इनफाइनाइट टाइम सारे टर्म लिखने होंगे। लेकिन जब इसको सेट फॉर्म में बदलोगे तो आपके टाइम रिपीट होंगे नहीं, तो सीधे सीधे आपका क्या आएगा? 0 1 2 3 4 5, यही तो इसका रेंज सेट आएगा। इस सीक्वेंस का रेंज सेट यही होगा, ठीक है। 0 1 2 3 4 5, कोई बाय द वे 5 से स्टार्ट कर दिया तो गलती नहीं है, सेट में ऑर्डरिंग नहीं होती है, सेट में कोई ऑर्डरिंग नहीं होती। मान लो कोई 3 से स्टार्ट कर दिया, कोई 5 से स्टार्ट कर दिया, तो रटे मत कि सर 0 से स्टार्ट किया तो हम भी 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सेट में ऑर्डरिंग नहीं होती है, सेट में ऑर्डरिंग नहीं होती है। हाँ, जब आप इसी को टपिल फॉर्म में लिखते हो ना, टपिल फॉर्म में, तो वहां आर्डर टपिल बोला जाता है, तब वहां आर्डर मैटर करता है। अगर आर्डर चेंज कर दोगे तो नया एलिमेंट बन जाता है। लेकिन जब सेट फॉर्म में लिखते हो तो सेट में आर्डर नहीं होती, चाहे 4 पहले लिख दो चाहे 2 पहले, बस ये 5, आपके 6 एलिमेंट आने चाहिए, ये 6 एलिमेंट आने चाहिए। क्योंकि तुम लोग रटते हो ना, इससे मैं थोड़ा डरता हूँ, क्योंकि अब जीरो या रटोगे, पहला टर्म जीरो ही लिखे थे सर, ठीक है। लेट ए एन इक्वल टू द लास्ट डिजिट
आप 7 पे पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ये आपकी 7 नंबर सीक्वेंस थी। तो इसका रेंज सेट क्या आएगा? इसमें तो आपका क्या आता था, 7, जब ये सीक्वेंस खोल के लिखते थे तो 7, फिर आपका 9, फिर आपका 7 से मल्टीप्लाई करते थे 3, फिर 1, फिर यही रिपीट होता था बार बार, 7 3 7 9 3 1। जब आप सीक्वेंस फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे ही लिखोगे, लेकिन जब रेंज सेट की बात करोगे तो यही 4 टर्म आएंगे। ठीक है, तो 7 9 3 1, अब की बार मैं कोई 7 से स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं कि 1 से स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये इसका रेंज सेट आएगा 7 9 3 1। ठीक है, नोट लिखो। आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि सीक्वेंस जब लिखते हो तो हमेशा उसमें इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे, लेकिन सीक्वेंस का जो रेंज सेट है, पूरे सातों एग्जाम्पल से एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होगे कि सीक्वेंस का जो रेंज सेट है वो फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। जैसे इनफाइनाइट किन किन केसेज में है, इनफाइनाइट किन किन केसेज में है? एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है? इनफाइनाइट सेट है, पूरा नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है? इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि 1 1/2 1 वो रुक थोड़ी ना रहा है, इनफाइनाइट सेट है। और एग्जाम्पल नंबर जहां प्राइम वाला है 5, वो भी आपका क्या है? इनफाइनाइट सेट। बाकी सब में क्या आपका आ रहा है? फाइनाइट सेट। तो नोट में लिखो, रेंज सेट ऑफ ए सीक्वेंस, सीक्वेंस में हमेशा इनफाइनाइट टर्म्स आते हैं, लेकिन रेंज सेट फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो द रेंज सेट ऑफ ए सीक्वेंस, द रेंज सेट ऑफ, बल्कि नोट की जगह ऑब्जर्वेशन लिखो, ये आप ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, थोड़ा बहुत काटने से कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आप लैंग्वेज अच्छी सीखो। ये आपका ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन। द रेंज सेट ऑफ ए सीक्वेंस, यानी किसी सीक्वेंस का रेंज सेट मे बी फाइनाइट, फाइनाइट भी हो सकता है, और मे बी इनफाइनाइट, फाइनाइट इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो द रेंज सेट ऑफ ए सीक्वेंस मे बी फाइनाइट और मे बी इनफाइनाइट, नॉट फाइनाइट को इनफाइनाइट बोलते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट। तो इन एग्जाम्पल 1, 1 में, फिर उसके बाद कहाँ गए? 2 में तो आपका इनफाइनाइट आ रहा था, 3 में भी आपका इनफाइनाइट आ रहा था, 4 में आपका फाइनाइट आ रहा था, फिर 5 में इनफाइनाइट आ रहा था, फिर 6 7। इन एग्जाम्पल्स में, इन एग्जाम्पल्स, इन एग्जाम्पल्स 1 4 6 7, द रेंज सेट इज फाइनाइट, द रेंज सेट इज फाइनाइट, द रेंज सेट इज फाइनाइट। एग्जाम्पल नंबर 1 4 6 7 में जो रेंज सेट है वो फाइनाइट है। ठीक है, रिमेनिंग जो एग्जाम्पल बचे वो आपका क्या बचा? 3 बचेंगे। ठीक है, हाँ, एंड द रिमेनिंग, आप लोग समझ रहे हो, 7, एंड द रिमेनिंग, एंड इन द रिमेनिंग एग्जाम्पल्स, रिमेनिंग मतलब इनके अलावा जो बचे हुए हैं, एंड इन द रिमेनिंग एग्जाम्पल्स, रिमेनिंग एग्जाम्पल्स मतलब 2 3 और 5। ठीक है, इन द रिमेनिंग एग्जाम्पल्स द रेंज सेट इज इनफाइनाइट। तो रेंज सेट निकालना, आप दुनिया का कोई भी सीक्वेंस दे तो बता दोगे कि नहीं? ठीक है, ठीक। अब जितना आपका इंग्रेडिएंट था, प्री रिक्विजिट था, सब खत्म। ठीक है, अब आपका बीएससी सेकेंड ईयर का सिलेबस स्टार्ट्स नाउ। इतने प्री रिक्विजिट थे, फिर से मैं आपको सब कुछ बता दिया। ठीक है, कोई टेकन एज ए ग्रांटेड नहीं लिया, सारी चीज फिर से रिकॉल करा दिया, क्योंकि ये चीजें यूज होंगी जिसमें सबसे ज्यादा यूज होगी, जिसको मैं रेक्टेंगल में बनाया था। ठीक है, तो अब आप शुरू करो, ऐसे लाइन खींच दो। ठीक है,
आपका सीरीज अब स्टार्ट है, यहां से लिख दूं, नहीं तो आप लोग ये भी नहीं समझ पाओगे। सीरीज, सीरीज का पता नहीं कि वो सीरीज आप पॉजिटिव टर्म्स को अलग कर दिए। मैं जब यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता था तो मतलब दोनों यूनिट एक साथ हेडिंग डलवाता था, ठीक है। लेकिन वहां के लड़के अच्छे हुआ करते थे, यहाँ थोड़ा मामला गड़बड़ है, इसलिए मैं हर एक यूनिट को और हर एक रिजल्ट को कैसे रटवाना है इसको भी ध्यान देना होगा। तो सीरीज, ठीक है, वहां मैं यूनिट को डिवाइड नहीं करता था, एक ही साथ यूनिट 1 2 पढ़ा देता था उन लोगों को, ठीक है। तो होशियार थे, समझते थे सब सब, ठीक है। सीरीज, मैं पूरा लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, स्टार्ट नाउ, ठीक है। वी नो दैट, वी नो दैट, जब आपको रियल नंबर सिस्टम पढ़ाया जाता है तो सबसे पहली चीज आपको क्या पढ़ाया गया, बस मुझे इतना बता दो, जो मेरे से पढ़े हो, जो नहीं पढ़े हो, उनकी बात छोड़ दो। हाँ, एक्जियोमेटिक इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर सिस्टम, एक्जियोमेटिक इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर सिस्टम, ठीक है। फिर एक दिन आर पैदा हुआ था, आर वाज बॉर्न, वो डे, तुमको याद है डेट, ठीक है। हाँ, तो आर पैदा हुआ था, तो आपको एक्जियोमेटिक इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर सिस्टम में आपको एक बात सिखाई गई थी कि जो आर प्लस डॉट है, ठीक है, आर प्लस डॉट, ठीक है, आर प्लस डॉट, ये क्या होती थी, फील्ड, इज ए फील्ड। और भी होती थी, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड होती है, लेकिन यहाँ अभी आपको फील्ड की जरूरत है। आर प्लस डॉट दुनिया में केवल इकलौती फील्ड है जो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है। अगर कोई और फील्ड कंप्लीट ऑर्डर्ड हुई तो वो आर के आर ही हो जाएगी, आर ही हो जाएगी। लेकिन हमें कंप्लीट ऑर्डर से मतलब नहीं है, इतना आप जानिए कि आर प्लस डॉट एक फील्ड होता था, और फील्ड की कंडीशंस होती थी वो आपके नोट्स में, क्या कंडीशन उसमें मत जानने की कोशिश करो, क्योंकि तो आपको पता है कि आर प्लस बाई पार्ट वन, बीएससी पार्ट वन, ठीक है, ठीक है। तो आर प्लस डॉट इज ए फील्ड, जहां प्लस आपका क्या होता था, प्लस क्या था, ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ रियल नंबर, ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ आर, ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ रियल, अब किस बार तो अलजेब्रा में भी पढ़ाया हूं, ठीक है। और डॉट क्या था आपका, ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ आर, ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स। अगर आप वहां देखे होंगे कि आर प्लस, किसी को याद आ रहा है जब एक्जियोमेट्रिक इंट्रोडक्शन करवाया जा रहा था, उसमें A1 लिखवाया गया था, A2 लिखवाया गया था, A3 लिखवाया गया था, A4 लिखवाया गया था। फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए M1 M2 M3 M4, ठीक है, ऐसे प्रॉपर्टी लिखवाई गई थी ना, ठीक है। और दो और लिखवाई गई थी प्रॉपर्टी लास्ट में, कुल 10 प्रॉपर्टी फील्ड की होती थी, ठीक है। तो फिलहाल अगर नहीं आदत कोई बात नहीं, दुखी होने की जरूरत नहीं है, मैं बता दे रहा हूं कि जो आपका आर प्लस होता है, अब तो आपके पास अबिलियन ग्रुप आ गया है ना। आर फील्ड के लिए क्या होता है कि आर प्लस जो होता है वो अबिलियन ग्रुप होता है, और आर स्टार मतलब इसमें से जीरो निकाल दोगे तो आर स्टार डॉट क्या होता है, अबिलियन ग्रुप। तो ये आपकी बार ही अलजेब्रा में प्रूव कर दिया हूं, जब लीनियर अलजेब्रा के नोट्स देखोगे कि आर प्लस अबिलियन ग्रुप होता है, लेकिन आर डॉट अबिलियन ग्रुप नहीं होता, आर डॉट तो ग्रुप भी नहीं बनता है, ठीक है। आर स्टार डॉट आपका क्या बन जाता है, अबिलियन ग्रुप। इसका मतलब जो एडिशन ऑफ ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ रियल नंबर है और ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर है, जब आप कह रहे हो कि इनके रिस्पेक्ट में आर अबिलियन ग्रुप बना रहा है, तो ये दोनों ऑपरेशन जो होंगे प्लस और डॉट, ये कॉम्यूटेटिव भी होंगे, अबिलियन है तो कॉम्यूटेटिव भी होंगे, साथ साथ एसोसिएटिव भी होंगे, ठीक है। तो नोट दैट, नोट दैट प्लस एंड डॉट, यही ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ रियल नंबर, या हमें केवल प्लस से मतलब है तो डॉट को छोड़ दो, वी नोट दैट, जो अपने को जरूरत है वो डॉट, डॉट भी होगा, ठीक है। वी नोट दैट प्लस द ऑर्डिनरी एडिशन, ब्रैकेट में लिख देना, द ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ रियल नंबर्स इज एसोसिएटिव एज वेल एज
कॉम्पिटेटिव। यानी जो प्लस है आर पे ना, वो एसोसिएटिव भी होगा, कॉम्पिटेटिव होगा, क्योंकि आर प्लस आपका जो होता है, आर प्लस वो आपका अबिलियन ग्रुप बनाता है, अबिलियन ग्रुप बनाता है, अबिलियन ग्रुप बनाता है। तो ग्रुप में, ग्रुप की जब ग्रुप दिखाते हो, पहली कंडीशन ग्रुप में क्या दिखाते हो? यही घटिया किताब पढ़ लिया क्या कहीं पे? क्लोजर कौन चीज होता है? हमें समझ में आ गया, तुम कहीं ना कहीं गड़बड़ मामला कर दिए। क्लोजर, अरे मैं क्या बताऊं, क्लोजर ठीक है, क्लोजर फिर गड़बड़ हो गया। क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी नामक कोई चीज अलजेब्रा में होती ही नहीं है, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी, जब आप कह रहे हो बाइनरी ऑपरेशन है, आप कह रहे हो कि प्लस बाइनरी ऑपरेशन है, तो प्लस बाइनरी ऑपरेशन इसका मतलब आर क्रॉस आर से आर में मैप है, ठीक है। आर में मैप है, तो इसका मतलब दो रियल नंबर का जब इमेज लोगे एक्स वाई, तो एक्स प्लस वाई जो आएगा वो आर के अंदर ही तो आएगा, ठीक है। तो दो रियल नंबर को ऐड करोगे तो रियल नंबर ही आ रहा है। तो बाइनरी ऑपरेशन में क्लोजर छिपा हुआ है। फिर भी कुछ बेवकूफ आदमी लिखते हैं बाइनरी, एक्स्ट्रा लिखते हैं, बाइनरी ऑपरेशन भी लिख रहे हैं और साथ साथ क्लोजर प्रॉपर्टी भी लिख रहे हैं। हेट दिस वर्ड। आप थोड़ा समझदार आदमी बनिए। क्लोजर प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती है। जब आप बाइनरी ऑपरेशन कह रहे हो कि ये बाइनरी ऑपरेशन है, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी उसी में छिपा हुआ है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब आपको क्या सिखाता है आपका टीचर, कि एक्स वाई उसमें लो, ठीक है, तो एक्स प्लस वाई भी कहाँ हो, आर में, यही तो करवाता है वो। और ये तो बाइनरी ऑपरेशन में छिपा हुआ है कि अगर एक्स वाई आर में है तो एक्स प्लस वाई आर में है। मैं दो तीन बातें कहता हूँ, इंटरनल एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन नामक कोई चीज नहीं होती है। बाइनरी ऑपरेशन का कोई एडजेक्टिव नहीं होता है। पहली बात जान लो, बाइनरी ऑपरेशन अपने आप में कंप्लीट है। इसलिए अच्छी किताब पढ़ा करो। किसी अच्छी किताब में तुम दिखा दो कि अगर इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन की बात किया हो। ये सब गड़बड़ सड़बड़ होता है जब आप लोकल किताबों के बीच में जाओगे। बाइनरी ऑपरेशन हमेशा एक सेट पे होता है। दो तीन बातें मैं आपसे फिर से बता रहा हूं, बाइनरी ऑपरेशन हमेशा एक सेट पे होता है। और क्या होता है, जी क्रॉस जी से जी में मैप, ठीक है, जी क्रॉस जी में। कुछ आदमी क्या करते हैं कि इसको, जो ये बाइनरी ऑपरेशन है, इसको इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं बेमतलब का, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, और यहाँ सेट बदल देंगे, मान लो यहाँ एक्स लिख देंगे और कहेंगे एक्स क्रॉस जी से अगर जी में है तो इसको बोलेंगे एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। बकवास है, कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है। वेक्टर स्पेस में जो आता है ऐसा, कि आप फील्ड ले रहे हो एफ क्रॉस वी से वी में मैप, ठीक है, तो उसको बोला जाता है एक्सटर्नल कंपोजिशन, नॉट की बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन हमेशा एक सेट पे होता है। तो बाइनरी ऑपरेशन का कोई एडजेक्टिव नहीं होता है। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, एक्सटर्नल बाइनरी, तो A1 A2 A3 AN इन आर, देन A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN, ठीक है। यानी n, जब आप कह रहे हो n तो कोई फाइनाइट नंबर होगा, दिस इज फाइनाइट सम, फाइनाइट सम, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। इसमें क्या होगा कि कॉम्पिटिटिविटी एसोसिएटिविटी का एडवांटेज क्या होगा, ये जो प्लस लिखे हो रियल नंबर का प्लस है, आर का प्लस, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एसोसिएटिविटी का फायदा क्या होगा कि आप इसमें किसी को किसी के साथ जोड़ सकते हो, किस ऑर्डर चेंज कर सकते हो। कॉम्पिटिटिव एसोसिएटिविटी का जो प्रैक्टिकल एडवांटेज यही होता है कि आप किसी को किसी के साथ जोड़ सकते हो। जैसे आपका मन है A1 को A3 के साथ जोड़ना, तो आप तभी जोड़ सकते हो जब आपका बाइनरी ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव हो और एसोसिएटिव हो। A2 को आप जोड़ना चाह रहे हो AN के साथ, तो तभी जोड़ पाओगे जब आपका बाइनरी ऑपरेशन क्या है, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। नहीं है तो नहीं जोड़ पाओगे। तो एसोसिएटिविटी और कॉम्पिटिटिविटी का ये फायदा है कि कोई जरूरी नहीं कि A1 में A2 जोड़ो, A2 में A3 जोड़ो, फिर ऐसे क्रम से जोड़ो। आप कहीं में किसी की सुविधा अनुसार जोड़ो, और जोड़ सकते हो क्यों, ड्यू टू बिकॉज आप, क्योंकि आपका जो प्लस है वो एसोसिएटिव और कॉम्पिटिटिव। सपोज कैसे, जैसे आप A1 में A3 को जोड़ना चाह रहे हो, तो आप इसको कम्यूट करा दोगे, कम्यूट करा दोगे ना, तो आपका A3 यहाँ आ जाएगा, A2 चला गया वहां, तो A1 A3 में जुड़ जाएगा। लेकिन आप कम्यूट क्यों करा, इसको इससे जो रिप्लेस कर पा रहे हो इसकी जगह, यानी A3 को यहाँ ला रहे हो, जो वो इस वजह से ला पा रहे हो क्योंकि प्लस आपका क्या है, कॉम्पिटेटिव। तो कॉम्पिटेटिविटी एसोसिएटिविटी का यही फायदा है। कोई जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस से आप ऐड करो, किसी को किसी के साथ भी ऐड कर दोगे, आंसर विल बी द सेम, ठीक है, आंसर विल बी द सेम, ठीक है। अगर आप A2 प्लस A5 प्लस A1 प्लस डॉट डॉट AN निकालो, तब भी वही आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। ऑर्डर वर्डर चेंज करने से कोई आंसर में फर्क नहीं आएगा। थोड़ा इसको जब अंक में देखोगे तो आपको और क्लियरिटी होगी
इसी A1 A2 को मैं कुछ नंबर दे दे रहा हूं। जैसे आप ले लो 8 + 7 + 5 + 12, ठीक है, +3, ठीक है, और +25, ठीक है। अब आप दुनिया का जितने तरीके से जोड़ सकते हो, चाहे जिसको चाहे जिसके साथ जोड़ो, सबका आंसर सेम आएगा, कभी अंतर नहीं आएगा। इसका फायदा क्या होता है कि अगर आप मान लो ऐसे जोड़ रहे हो, 8 में 7 15, फिर 5 20, फिर 12 20 12 32, 3 35, और फिर 35 25 60, ठीक है। लेकिन क्या फायदा होता है कम्यूटेटिव एसोसिएटिव का कि आप दो दो टर्म को ग्रुप कर लो, जैसे 12 को अगर 8 के साथ ले लिए, ठीक है, तो थोड़ा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन में, ठीक है। और 7 को 3 के साथ ले लिए, ठीक है, तो ये 20 हो गया, और ये आपका कितना हो जाएगा 10, और 5 को 25 के साथ ले लिए तो क्या आ गया 30, जुड़ के कितना आएगा फिर 60। तो ये फायदा होता है कि आप जो कैलकुलेशन क्रम से करने पे बड़ा कठिन हो रहा था, थोड़ा सा ग्रुपिंग करके, और ग्रुपिंग करने की छूट कौन देता है, जो आप ये कर पा रहे हो, बिकॉज ऑफ या ड्यू टू, ये जरूर लिख देना, ड्यू टू एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी टिविटी एंड कम्यूटेटिविटी ऑफ प्लस, ठीक है। तो जो कैलकुलेशन सीधे करने पे आपका 1 मिनट लग रहा होगा, कुछ ऐसे ग्रुपिंग कर करके आप उसको 10 सेकंड में भी कर सकते हो, अपना टाइम बचा सकते हो। लेकिन ये ग्रुपिंग की जो छूट है ये तभी है क्योंकि आपका जो ये रियल नंबर का प्लस है वो एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव है, तब आप किसी को किसी के साथ जोड़ सकते हो। और ऐसा ये नहीं जो मैं किया हूं, आप कहीं भी किसी के साथ जोड़ो, हमेशा आपका उत्तर 60 ही आना है, 60 ही आना है, ठीक है, 60 ही आना है। तो फाइनाइट सम में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, अगर फाइनाइट सम है तो कोई दिक्कत नहीं। और मैं बार बार कहता हूं ना कि अलजेब्रा, यहां तक आप लोग समझ पा रहे हो बात ना? थोड़ी थोड़ी मेरी बातें ये सब भी समझा करो जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहे, नहीं तो आप वही रिजल्ट थ्योरम पढ़ते रहोगे, कुछ समझ समझ में आएगा नहीं। तो अलजेब्रा और एनालिसिस में बेसिक क्यों कहा जाता है कि मैं क्यों कहता हूं कि एनालिसिस यहाँ है, ठीक है, और अलजेब्रा यहाँ है, ठीक है, ठीक है, अलजेब्रा यहाँ है, ठीक है, मतलब अब वहां तो बनाऊंगा नहीं, अलजेब्रा यहाँ है। एनालिसिस वाला दुनिया का हर ओडीवी पढ़ा लेगा, अलजेब्रा भी पढ़ा लेगा। अलजेब्रा वाला एनालिसिस नहीं पढ़ाता, कभी भी देख लो अलजेब्रा का टीचर एनालिसिस नहीं पढ़ाता है, उसको अरे बड़े दिक्कत होती है एनालिसिस में। अलजेब्रा वाला अलजेब्रा ही पढ़ाएगा, ठीक है। लेकिन एनालिसिस में कोई अगर रिसर्च किया है, कौनो पेपर दे दीजिए, हम सब पढ़ा लेंगे, ठीक है, लाइए हम पढ़ा लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो आइडियो। तो दिक्कत यही होती है कि अलजेब्रा और एनालिसिस में फर्क क्या है, अलजेब्रा, जब तक आप अलजेब्रा में हो तक आप केवल फाइनाइट सम की बात कर सकते हो, अलजेब्रा डील्स ओनली फाइनाइट सम। इस लाइन को फिर से ध्यान से सुनना, अलजेब्रा डील्स ओनली फाइनाइट सम, ठीक है। ये कितने नंबर है इसमें, 3 3 6, तो यहां तक तो आपका अलजेब्रा है। अलजेब्रा डील ओनली फाइनाइट टर्म्स, ठीक है, फाइनाइट सम, अलजेब्रा डील्स ओनली फाइनाइट सम। मैं लिख भी दे रहा हूं, अलजेब्रा डील्स डील्स ओनली फाइनाइट सम, फाइनाइट सम, ठीक है। जो ही इनफाइनाइट सम की बात आएगी, व्हेनेवर इनफाइनाइट सम की बातचीत होगी, एनालिसिस कम्स इनटू द एक्शन, एनालिसिस कम्स इनटू द एक्शन। अलजेब्रा के पास कोई जवाब है ही नहीं इनफाइनाइट सम के लिए। जो ही इनफाइनाइट सम की बात आएगी तो तुरंत आपका अलजेब्रा खत्म, रोल किसका शुरू हो जाएगा, एनालिसिस। तो व्हेनेवर इनफाइनाइट सम की बात होगी तो अलजेब्रा इज ओवर, अब अलजेब्रा रोने गाने लगेगा, उसकी कहेगा मेरे बस की बात खत्म। अब वो तुरंत एनालिसिस के पास भेजेगा, जाओ एनालिसिस वाला करेगा इसको, ठीक है, जाओ एनालिसिस वाला करेगा, ठीक। तो व्हेनेवर इनफाइनाइट सम कम्स, देन अलजेब्रा, अलजेब्रा आपके लिए बेकार हो जाएगी, कोई मतलब की नहीं है। एनालिसिस कम्स इनटू द एक्शंस, तुरंत आपको एनालिसिस का सहारा लेना पड़ेगा। तो आप थोड़ा इसको समझो, ठीक है। अलजेब्रा वाले इनफाइनाइट सम पे उनका मामला गड़बड़ हो जाता है। ऐसे 2-3 जगह हैं जहां पे उनका रिस्ट्रिक्शन है, उसके बाद वो बोल नहीं पाते, उनकी जो भी होगा वो 1 लाख टर्म को जोड़ सकते हैं, 50 टर्म को जोड़ सकते हैं, 1 करोड़ टर्म को जोड़ सकते हैं, लेकिन डाट डाट लिखा हुआ है तो उनकी हालत खराब है, फिर वो नहीं जोड़ पाएंगे, ठीक। तो आप एक लिखो, लेट ए एन इक्वल टू
लेट ए एन इक्वल टू माइनस एक पे पावर एन माइनस वन, ठीक है, माइनस एक पे पावर एन माइनस वन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है, ए एन इक्वल टू माइनस एक पे पावर एन माइनस वन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। अब नेचुरल नंबर में हमेशा कितने टर्म्स होते हैं? इनफाइनाइट। तो यहाँ कितने रियल नंबर आएंगे? इनफाइनाइट। तो जब आप यहाँ लिखोगे ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री डॉट 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 प्लस ए एन प्लस डॉट डॉट, क्या रुकेगा क्या ये? क्योंकि आपका जो यन है वो यन के ऊपर वेरी कर रहा है। अब आपका इनफाइनाइट सम आ गया, नॉट फाइनाइट सम। अब आपका इनफाइनाइट सम की बात होने लगी, ठीक है। तो ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस डॉट 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 प्लस ए एन प्लस डॉट, रुकेगा नहीं क्योंकि एन पे वेरी कर रहा है। वहां पे आप फाइनाइट रियल नंबर लिए थे ए वन ए टू ए थ्री ए एन, लेकिन यहाँ पे क्या ले रहे हो? ये एक सीक्वेंस ले रहे हो, सीक्वेंस ही तो है, ठीक है। और इस सीक्वेंस में उतने टर्म होंगे जितने नेचुरल नंबर में टर्म होंगे, और नेचुरल नंबर में टर्म की संख्या, नेचुरल नंबर में कितने एलिमेंट होते हैं? इनफाइनाइट। तो ये जो सम होगा वो क्या होगा? इनफाइनाइट सम। और जब ये लिखोगे तो क्या आएगा? ए वन आपका क्या आएगा? यहां से बताओ ए वन क्या आएगा? माइनस एक पे पावर एक माइनस एक, मतलब जीरो, माइनस एक पावर जीरो, तो वन आ जाएगा। ए टू क्या आएगा? माइनस एक पे पावर टू माइनस वन, यानी माइनस एक पे पावर आठ पावर एक आ जाएगा, तो वन। तो आपका यही आएगा वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है जी, आया, ठीक है। अब अलजेब्रा वाले इसका सम नहीं बता पाते हो, वो तो ठीक है, उसका सम बता दिए। इसका सम बताना फिर अलजेब्रा वाले कहते हैं हमारे बस की बात नहीं है, इसका सम क्या बताएं, ठीक है। तो सपोज इसका सम यस है, ठीक है, सपोज जो भी है इसका सम यस है। थोड़ी देर के लिए आप कह रहे हो कि जो इसका सम है सपोज कि यस है, ठीक है, यस है, ठीक। अगर आप जो फाइनाइट सम में काम कर रहे हो, फाइनाइट सम में क्या कर रहे हो? क्या हुआ शुरुआत में जब ये इनफाइनाइट सम की बात हुई तो लोग क्या करे कि जो फाइनाइट सम में काम कर रहे थे वही काम वो इनफाइनाइट सम में भी करने लगे, ग्रुपिंग ग्रुपिंग करने लगे। वो क्या किए? अगर एक मैथमेटिशियन जैसे मान लो निखिल है, वो ग्रुपिंग कैसे किया? वो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ ऐसे करता चला गया। तो आपका ये क्या आ जाएगा? जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, और आपका जीरो आ जाएगा, ठीक है। दूसरा आदमी यही चीज है, वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन, सेम वही चीज है, ठीक है। और सानू ने जो ग्रुपिंग किया वो थोड़ा बदल के किया, ठीक है, इसको इसको एक साथ किया, ठीक है, इसको इसको एक साथ किया, इसको इसको एक साथ किया। तो आगे क्या आ जाएगा? वन माइनस जीरो माइनस जीरो माइनस जीरो, तो आपका सम क्या आता दिख रहा है? वन। एक ही चीज लिखी गई है, उसका सम एक, कुछ लोगों के कुछ लोग अगर जो इस तरह से किए उनका उत्तर आ गया जीरो, और जो इस तरह से किए उनका आंसर आ गया वन। ऐसे और भी कर सकते हो, थोड़ा और तुमको दिखाता हूँ ब्यूटीफुल चीज। इसी चीज को अगर आप ऐसे कर दो, यस इक्वल टू वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस डॉट डॉट डॉट, यही तो है। अब आप क्या करो? वन और यहां से माइनस बाहर कर दो, इतने से आगे से माइनस बाहर कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा? ये जब यहां से माइनस बाहर करोगे तो क्या आएगा? हाँ, माइनस वाला प्लस हो जाएगा ना। तो वन सॉरी, वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे फिर रिपीट ये चलता रहेगा ऐसे। तो आप बताओ इसको देख के, यहां से यस इक्वल टू वन, और ये फिर आपका क्या है? यस ही तो है। तो यस, और यहां से आपका यस क्या आ जाएगा? हाफ, वन बाई टू आ जाएगा नहीं। इसको इस साइड करोगे, टू यस इक्वल टू वन, यस इक्वल टू हाफ। एक ही सम लिखा गया है, इनफाइनाइट सम, और उसके डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करके आंसर डिफरेंट डिफरेंट पा रहे हैं। यही दिक्कत आ जाती है जब इनफाइनाइट सम की बात होती है। आप सीरीज क्यों पढ़ते हो? उसका जन्म सही से आता है। फाइनाइट सम में तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे जो ऑर्डरिंग करो, चाहे जिसको जिसके साथ ग्रुप करो, हमेशा सबका आंसर सेम आएगा। लेकिन इनफाइनाइट में तीन लोग तीन प्रकार से किए और तीन आंसर आए, ऐसे और भी तरीके से कर सकते हो। तो अब दिक्कत ये होगी, सब परेशान, उस टाइम के लोग परेशान कि अब किया क्या जाए। भाई नंबर, हम इनफाइनाइट सम की जिसकी बात कर रहे हैं वो तो है एक ही चीज, लेकिन उसके अलग अलग लोगों के अलग अलग सम आने लगे। तो क्या किया जाए? कुछ एक ऐसा तरीका निकाला जाए, एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म निकाला जाए, ठीक है, कि जिस यूनिवर्स में एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म निकाला जाए कि उसी तरीके से सब लोग ऐड करें, जिससे सबका आंसर क्या क्या है? सेम। क्योंकि अगर अपने अपने तरीके से लोग करेंगे तो सबका आंसर अलग अलग आएगा। तो फिर सब लोग इकट्ठा हुए और कोशिश करने की कोशिश किए कि कॉमन ग्राउंड पे आने की। कॉमन ग्राउंड पे आने का मतलब क्या है?
कि कुछ ऐसा कॉमन तरीका निकाला जाए कि सबका आंसर क्या है, सेम। तो वो कॉमन जो सोल्यूशन निकाले, कॉमन ग्राउंड में आने के लिए जो सोल्यूशन निकाले, कॉमन सोल्यूशन जो निकाले वो लोग इस समस्या का, कि अलग अलग लोगों का अलग अलग आ रहा है, इस दिक्कत को रिमूव करने के लिए जो कॉमन सोल्यूशन निकाले, ठीक है, वो कॉमन सोल्यूशन क्या था कि एड सिक्वेंसली, एड सिक्वेंसली, एड सिक्वेंसली, एड सिक्वेंसली। एड सिक्वेंसली का मतलब ये है कि 1 में -1 जोड़ो, मतलब क्रम से जोड़ो, पहले में फिर इसको जोड़ो जो आए, फिर उसमें अगला जोड़ो, फिर जो आए उसमें अगला जोड़ो, फिर जो आए उसमें अगला जोड़ो, फिर जो आए उसमें अगला जोड़ो, तो बताओ क्या आएगा? उन्होंने क्या कहा कि झंझट खत्म कर दे रहे हैं। जब इनफाइनाइट सम की बात होगी, हम सीक्वेंस में ऐड करेंगे, पहला, फिर पहले में दूसरा ऐड करेंगे, जो एडिशन आएगा फिर उसमें तीसरा ऐड करेंगे, फिर जो एडिशन आएगा उसमें चौथा ऐड करेंगे। तो क्या आएगा इसमें? अगर इस ऐड सीक्वेंसली करोगे तो क्या आएगा? जीरो। ये भी आप लोग नहीं समझते, जीरो कैसे आएगा? हम कहाँ रुकेंगे हमें पता नहीं है, हम कहाँ रुकेंगे भाई, पता नहीं कहाँ, ये तो चलता चला जा रहा है। तो जीरो या वन कुछ भी आ सकता है, देर आर मेनी पॉसिबिलिटी, जीरो और वन कुछ भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, वन भी आ सकता है। वो तो डिपेंड करता है कि हम कहाँ, हमें पता है नहीं कि हमें कहाँ रुकना है, हमें पता थोड़ी ना कहाँ रुकना है। तो इसका जीरो और अगर सिक्वेंसली भी ऐड करोगे तो इसका सम या तो जीरो आएगा या तो वन आएगा, लेकिन हमें गारंटी नहीं है कि क्या आएगा, जीरो आएगा कि वन आएगा, ठीक है। तो आप लोग ये समझो कि जब फाइनाइट सम तक तो कोई दिक्कत नहीं, ग्रुपिंग ग्रुपिंग करने से सब आंसर सेम आ रहा था, लेकिन इनफाइनाइट सम में जब आप फाइनाइट सम वाला तरीका अपनाना चालू किए लोग, इसमें भी ग्रुपिंग ग्रुपिंग करना चालू किए, तो लोगों के आंसर डिफरेंट डिफरेंट आने लगे। तो फिर वो क्या बैठे, सारे मैथमेटिशियन इकट्ठा होकर बैठे और सोचे कि एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म निकाला जाए कि सब लोग वैसे ही जोड़ें जिससे सबका आंसर क्या है, सेम। तो वो तरीका क्या निकल के आया है कि क्रम से जोड़ना, यानी A1 में A2 जोड़ना, फिर जो आएगा उसमें A3 जोड़ना, फिर जो आएगा उसमें A4 जोड़ना, इसको बोला जाता है एट सिक्वेंसली, एट सिक्वेंसली। तो इसका अब आगे अभी पढ़ोगे कि इसका क्या आएगा सम, तो आगे लिखना चालू करो, लिखो। ताक रहे थे क्या आपको मुझ अब तक मुझे? चलो कोई बात नहीं, नहीं लिखे कोई बात नहीं, नहीं लिखे तो कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं, रहने दो, टाइम नहीं है अपने पास, ठीक है। अब की बार तुम लोगों को मैं वैसे भी ऑनलाइन वीडियो दे दूंगा, मैं बोला हूँ ना, ये तो मैं कैमरे में भी बोला हूँ कि ऑफलाइन स्टूडेंट को ऑनलाइन एक्सेस मैं वैसे भी दे दूंगा, बस मुझे उतना चार्ज दे देंगे जितना इंटरनेट का चार्ज है। वो शायद तुम्हारे पास रसीद उसकी जाएगी, तुम्हारे पास गई थी ना महिमा रसीद, कितने की थी वो? 4। हाँ, तो इतने रुपए आपको देने होंगे, तो आपको ऑनलाइन एक्सेस भी दे दिया जाएगा। ऑफलाइन तो ऑफलाइन पढ़ोगे ही, ऑनलाइन एक्सेस, लेकिन वो रिमूव भी कर दिया जाएगा अगर आए नहीं, क्योंकि मैं जानता बहुत आलसी हैं इस कमरे में, जिनको मौका मिला तो आएंगे ही नहीं, ठीक है, आएंगे ही नहीं। तो सारे ऑफलाइन वालों को ऑनलाइन एक्सेस भी मिल जाएगा, तो ठीक है, नहीं लिखे तो वीडियो में देख लेना फिर से जाके, ठीक है, फिर से जा। अब आप पहली डिफिनीशन लिखो, अपने टॉपिक का पहला डिफिनीशन, ठीक है। फर्स्ट डिफिनीशन ऑफ योर चैप्टर, सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये तो पूरी मतलब क्या क्या दिक्कतें आई फाइनाइट सम में जो आप कर रहे थे, तो इनफाइनाइट सम करने पे क्या दिक्कतें आ रही है, फिर उसका कॉमन सोल्यूशन क्या है, ये सारी बात आप वैसे ही डिस्कस किया करो जब कोई पूछे, जैसे मैं किया हूँ, लेकिन कर नहीं पाओगे, ठीक है, कर नहीं पाओगे। अच्छा बताओ सानू, करो थोड़ा करो। सपोज यू आर स्काई एट प्रेजेंट, जैसे एनिमल देखो, एनिमल, संजय दत्त उसमें क्या कहा था, संजय दत्त कर रहा हूँ, रणबीर कपूर, कि पापा आज आप बेटे हो मैं बाप हूँ, ठीक है, बोलता है ना कि आज आप बेटे हो मैं बाप हूँ, तो बोलता है सिगरेट पीता है ऐसे, ठीक है। वो फ़िल्म देखोगे, अच्छी फ़िल्म है, थोड़ा खतरनाक है, मैं देख नहीं पाया, लेकिन लास्ट भगा-भगा देखा था, अच्छी फ़िल्म है। वो बेचारा अपने बाप के लिए पूरी ज़िंदगी तबाह कर देता है, उसके लिए उसकी दुनिया बाप ही, मतलब बर्थडे के दिन उनके पास टाइम ही नहीं रहता है, बड़े बिज़ी आदमी रहते हैं, ठीक है। लास्ट में वो समझाता है कि आज गेम चेंज है, आज मैं बनूँगा बाप और आप बनोगे बेटे, ठीक है, आप बनोगे बेटे, ठीक है। तो वही कहा है, तो तुम समझ लो कि यहाँ हो, मैं वहाँ हूँ। जितनी बातें मैं बोला हूँ उसको समराइज़ करो, ठीक है। कुमार सानू कुमार, बोलो। पहले हम जानते हैं फर्स्ट ईयर से कि ऐसे ही पढ़ाओगे, पहले हम जानते हैं फर्स्ट ईयर से, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ मेरे से नजर मिलाओ,
ठीक है। वो एक फील्ड है जो प्लस और डॉट है, हम्म तो वो एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव। हम्म हम जानते हैं कि जो आर है प्लस एंड डॉट पे अबिलियन, मतलब प्लस पे अबिलियन, और आर स्टार डॉट पे वो एबिलियन ग्रुप। अबिलियन। लेकिन हमें केवल प्लस से मतलब है, सम की बात हो रही है तो प्लस से मतलब है। हम लोग जब फाइनेंस पर काम कर रहे थे फाइनाइट सम पे, फाइनाइट सम पे तो वहाँ बहुत एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी का फायदा उठा रहे थे, किसी को किसी के साथ ऐड कर रहे थे तो आंसर सेम आ रहा था। लेकिन वही ट्रिक जब इनफाइनाइट सम पे लगाना चालू किए तो अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग आंसर आने लगा, दिक्कतें आई। ऐसे तो दिक्कतें मैथमेटिक्स बढ़ती है, दिक्कतें आई। फिर सब चाय पे बैठे इंडियन कॉफी हाउस में, मतलब अमेरिकन कॉफी हाउस में, जहां भी होगा, जिस भी जगह होगा वहां कॉफी हाउस में बैठे सब कि क्या किया जाए। फिर जो बताया कि अब पूरे यूनिवर्स में इनफाइनाइट सम अगर है तो लोग ऐसे ही ऐड करेंगे तभी सबका आंसर सेम आएगा। ठीक है। ठीक। मैं बताया, मतलब तुम बताओ, सानू बताया है मेरे लैंग्वेज में। ठीक है। तो लेट ए एन बी ए सीक्वेंस, आप लोग पहले डिफिनेशन लिखो, सीक्वेंस इन आर। लेट ए एन बी ए सीक्वेंस इन आर, ए एन बी ए सीक्वेंस इन आर, देन द सिंबल, देन द सिंबल। ठीक है। वो सिंबल है क्या? ए वन। भाई ए एन सीक्वेंस है तो एन वेरी कर रहा होगा किस पे? नेचुरल नंबर पे। ठीक है। तो देन द सिंबल ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट, एन वाला लिख दो, ए एन प्लस डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट। देन दिस सिंबल, क्योंकि इसमें इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स आएंगे क्योंकि एन पे वेरी कर रहा है। तो कोई भी सीक्वेंस उठाए और उस सीक्वेंस के टर्म को आप ऐड कर रहे हो किससे? आर में। जो जो भी ए वन ए टू ए थ्री है वो आर में है ना। ठीक है। आर के प्लस से, ये आर का प्लस है, जो प्लस लिखा गया है आर का प्लस है। ठीक है। तो देन द सिंबल दिस इज डिफाइंड एज, इसी सिंबल को डिफाइन किया जाता है, इज डिफाइंड एज, डिफाइंड एज, जो ये लिखे हो ना इसी को डिफाइन किया जाता है, डिफाइंड एज, डिफाइंड एज एन इन्फिनिट सीरीज, इन्फिनिट सीरीज, इन्फिनिट सीरीज, डिफाइंड एज एन इन्फिनिट सीरीज। आर सिंपली लोग सीरीज बोल देते हैं, बार बार इन्फिनिट इन्फिनिट नहीं बोलते, सीरीज बोल देते हैं। तो देन द सिंबल दिस इज डिफाइंड एज एन इन्फिनिट सीरीज, आर सीरीज, सीरीज। और ये जो सीरीज डिफाइन कर रहे हो ये किससे बन रहा है? इन्हीं से तो बन रहा है, इसी सीक्वेंस से तो बन रहा है ना। तो जनरेटेड बाई, किससे जनरेट हो रहा है? जनरेटेड या एसोसिएटेड, जो भी लिखना चाह रहे हो, जनरेटेड। ये जो सिंबल बन रहा है इसी सीक्वेंस से बन रहा है, जनरेटेड बाय द सीक्वेंस, बाय द सीक्वेंस ए एन, फुल स्टॉप। ठीक है। ए एन एक सीक्वेंस है आर में। ठीक है। ए एन एक सीक्वेंस है आर में, उन्हीं उसी सीक्वेंस के सहारे ये सिंबल लिखे और इसी सिंबल को बोलोगे, जो ये सिंबल है इसी को बोलोगे इनफाइनाइट सीरीज या सिर्फ सीरीज एसोसिएटेड टू द सीक्वेंस ए एन, या जनरेटेड बाय द सीक्वेंस ए एन, जनरेटेड बाय द सीक्वेंस ए एन। ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई, बस 2 लाइन लिख लो फिर इट, बाकी बातचीत कल करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई, यानी जो ये सिंबल है इसको डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाई समेसन, समेसन एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ए एन। यानी इतना बड़ा जो लिखे हो इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं, समेसन एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ए एन। ठीक है। जब इसको खोलोगे तो यही चीज है। ठीक है। इसी को इससे डिनोट करते हैं। आर बाई इस और छोटे से डिनोट करते थे, समेसन ए एन, लिखते ही नहीं है। अगर नहीं लिख रहे हो तो अंडरस्टूड है कि एन आपका 1 से इंफिनिटी पे वेरी कर रहा है या एन नेचुरल नंबर पे वेरी कर रहा है। तो या तो आप इससे डिनोट करोगे या तो आप इससे डिनोट करोगे, दोनों ही सेम बातें हैं, सीरीज ए एन या एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ए एन या समेसन ए एन। ठीक है।
चलो बाकी बातचीत श्री गणेशाय नमः हो गया सीरीज का, बाकी इसके आगे बातचीत करते हैं, ठीक है।